हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। तो स्वागत करते हैं हम आपका एक नए लेक्चर में अपने यूट्यूब चैनल वीकेआर स्टडी विद विक्रम पर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने हिस्ट्री को कंप्लीट किया था, मॉडर्न एम्पायर को कंप्लीट किया था। ठीक है, तो उसके बाद मैंने बोला कि ज्योग्राफी के लेक्चर्स आएंगे, अल्टरनेट पे होते हैं, इसलिए मैं हिस्ट्री पढ़ाने के बाद ज्योग्राफी के लेक्चर चलाता हूँ। ठीक है, तो आइए आज हमारा टॉपिक है, और ज्योग्राफी के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कृषि के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड चैप्टर है संसाधन या रिसोर्सेस। ठीक है, संसाधन या रिसोर्सेस कहते हैं कि संसाधन का मतलब क्या है? संसाधन का मतलब एक तरीके से रिसोर्स जिसको बोलते हैं, हमारे पृथ्वी के स्थल पर, और ये जलीय, जैसे कि एक मैरीन इकोसिस्टम होता है और एक होता है लैंड इकोसिस्टम। इन दोनों इकोसिस्टम में हमारे संसाधन या रिसोर्स अवेलेबल है। हम उस चीज को संसाधन तब तक नहीं बोलेंगे जब तक वो मानव या एक तरीके से मानवीय आवश्यकताओं को पूरा न करे। और मानव आवश्यकता को पूरा कब करेगा? ठीक है, तो मेनली इसका डेफिनेशन क्या है संसाधन का? संसाधन हम उसे कहते हैं जो मानव के उपयोग हेतु मतलब जो मानव आवश्यकताओं को पूरा करे उसे संसाधन कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा, प्रकृति में विद्यमान हर वस्तु जैव या अजैव हो, यदि उसे के पास मानवीय मतलब ह्यूमन नीड को कंप्लीट करने की क्षमता हो या टेंडेंसी हो, उसे हम संसाधन कहते हैं। ठीक है, हालांकि ये संसाधन ऐसा नहीं है कि संसाधन अब जाके केवल अवेलेबल है पृथ्वी के एटमॉस्फेयर या पृथ्वी के अर्थ सरफेस पर। जब ये आदिम काल या एक तरीके से मानव सभ्यता का जब विकास भी नहीं हुआ था, तब से भी ये संसाधन हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर पर या सरफेस पर अवेलेबल थे। लेकिन एक चीज होती है कि दो चीजें इसमें फैक्टर हैं इस चीजों को संसाधन के रूप में परिवर्तित करने के लिए। ठीक, कौन कौन? एक तो समय है और एक है प्रौद्योगिकी इन द सेंस टेक्नोलॉजी जो इसको बोलते हैं। ठीक है, देखिए, आप अगर आज से 1 लाख या 2 लाख साल पहले जाएंगे, जब एक तरीके से हमारे पूर्वज या होमोसेपियंस या बोले आदिमानव जब पृथ्वी पर निवास करते थे, संसाधन उस समय भी थे, लेकिन वो उनका उपयोग करना नहीं जानते थे। उपयोग हम कब करेंगे? जैसे कोई भी खनिज पदार्थ हो गया, कोई भी मैरीन इकोसिस्टम का, जैसे फिश हो गया, प्लैंकटन हो गया, जू एल्गी, जो मैंने यहाँ चीजें लिखवाई हैं। जैसे अगर आप इस समय देखेंगे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में आप देखेंगे सनलाइट है, विंड एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी, उसका उपयोग हम कब करते हैं? ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि इंसान का कौशल, एक तरीके से इंसान के ज्ञान में जब वृद्धि होगी, जब हम कौशल विकास करेंगे, जिसको मानव संसाधन विकास भी कहते हैं। ठीक है, जब एक तरीके से इंसान सक्षम होगा किसी भी रिसोर्स को संसाधन के रूप में, जैसे संसाधन के रूप में परिवर्तित करने में। ठीक है, जैसे कोई भी चीज है, जैसे कि हम इसमें अगर वर्तमान में देखा जाए तो लिथियम। ठीक है, लिथियम इस समय वर्तमान में आप देखेंगे तो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि आप देखेंगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया, चाहे मोबाइल वाले, जैसे मोबाइल के चिप्स हो गए, जितनी भी चीजें हैं, लिथियम की चीजें, बहुत लिथियम बैटरी हो गई, ये सब चीजें बहुत तेजी से यूज हो रही है इसमें। ठीक है, वर्तमान समय में तो हालांकि लिथियम हमारे अर्थ सरफेस पर बहुत पहले से भी अवेलेबल थे, लेकिन उसका उपयोग जो है मानव अपनी कौशल विकास एवं क्षमता के अनुसार कर रहा है वर्तमान समय। जब तक ह्यूमन एक तरीके से अपने टेंडेंसी को आगे की तरफ नहीं ले जाएगा या अपने ज्ञान को अगर बढ़ाएगा नहीं, तो उसका उपयोग करना हम नहीं जान पाएंगे। ठीक है, हालांकि लिथियम पहले भी उपस्थित था पृथ्वी के अर्थ सरफेस या मैरीन की नहीं, अर्थ सरफेस पर। ठीक है, इसमें भी आप देखेंगे दो चीजें हैं, एक तरीके से लैंड रिसोर्स है, ठीक है, एक है मैरीन इकोसिस्टम नहीं, मैरीन रिसोर्स। ठीक है, थोड़े मैं दोनों बता दूंगा, जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन को इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से आप देखेंगे स्थलीय संसाधन में पृथ्वी की भूप्रपट्टी जो है या पृथ्वी का अर्थ सरफेस, आप जानते हैं कि कई खनिजों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण एलिमेंट्स है, कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, और बहुत सारे और अगर एलिमेंट के बारे में देखेंगे तो आप देखेंगे कैल्शियम है, मैग्नीज है, सिलिकॉन, ये सब सारी चीजें हैं संगठित है। ठीक है, हाँ, लेकिन एक चीज, जितने भी पृथ्वी के अर्थ सरफेस या भूप्रपट्टी पर जो एलिमेंट या धातु जो पाए जाते हैं, वो स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते, कुछ एलिमेंट को छोड़कर। ठीक है, वो एक तरीके से 2-3 एलिमेंट का संगठित रूप में फॉर्म होता है, जिससे कि हम केमिस्ट्री में आप लोगों ने एक पढ़ा होगा ओर के बारे में। ओर क्या? ओर भी एक तरीके से एलिमेंट होता है, लेकिन वो मिला जुला रूप होता है एलिमेंट का। ठीक है, ओर से हम एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करते हैं, वही चीज है खनिज जो मिलते हैं। ठीक है, आइए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। जैविक संसाधन क्या है? जैविक संसाधन को एक तरीके से बायोटिक रिसोर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बायोटिक रिसोर्स, और अजैविक संसाधन को एबायोटिक। ठीक, ये चीजें हैं। और जैविक संसाधन में अगर लैंड
रिसोर्सेज में अगर बात की जाए तो क्या क्या चीजें इसमें शामिल होगी। एक तरीके से ह्यूमन भी एक तरीके से रिसोर्सेज है, एक तरीके से मानव भी एक संसाधन का रूप है। क्यों? क्योंकि मानव अपनी क्षमताओं के अनुसार ही संसाधन का उपयोग करता है। अपने प्रौद्योगिकी के माध्यम से, अपने कौशल विकास के माध्यम से हम किसी भी संसाधन का उपयोग अपने अपनी एक तरीके आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं। ठीक है, एक तरीके से फॉरेस्ट इकोसिस्टम बोलिए या फॉरेस्ट एक तरीके से जैविक संसाधन का रूप है, जिसमें एक तरीके से हम फॉरेस्ट में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, जिसमें कि हम दवा के रूप में उसको उपयोग कर सकते हैं, फूड के रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीके से इसमें फूड वेब भी आ जाएगा, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, फिश तो मैरीन इकोसिस्टम का हिस्सा है, लेकिन मैंने लिख दिया क्योंकि मैरीन इकोसिस्टम एक तरीके से आप तो ओशियन की बात कर रहे हैं, ओशियन या बड़े नदी या तालाब का। फॉरेस्ट में कभी कोई झील और तालाब भी होते हैं, उसमें की जो बायोटिक के अंदर या जैविक संसाधन के रूप में फिश भी आएंगे, क्योंकि इनका मेडिसिन में भी यूज होता है, ह्यूमन अपने कंजप्शन के लिए भी यूज करता है। ठीक है, तो आइए हम अजैविक संसाधन की ओर चलते हैं। ठीक है, अजैविक संसाधन एक तरीके से इसमें आप गैर परंपरागत ऊर्जा पढ़ेंगे और परंपरागत ऊर्जा पढ़ेंगे। ठीक है, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया। परंपरागत इसको बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, इसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब होता है परंपरागत ऊर्जा, पृथ्वी पर स्थित वह संसाधन जिसका भंडार सीमित नहीं है एवं उसका उपयोग करते हेतु एक तरीके से वो कभी खत्म नहीं होते हैं, फिर से पूरित किए जा सकते हैं, फिर से उसको बनाया जा सकता है। उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल है? टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, सनलाइट है, विंड है। आप लोगों ने इन सब चीजों के बारे में सुना। टाइडल एनर्जी समय विंड, जिसको कि हवा को एक तरीके से उपयोग करके बिजली का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी भी आप सुने होंगे। ठीक है, कोस्टल एरिया में आप लोग गुजरात हो गया, तमिलनाडु का क्षेत्र हो गया, जो कोस्टल एरिया में जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, और न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में आप लोगों को सुना होगा। इंडिया में कई जगह कैगा है, उत्तर प्रदेश, रावत भाटा है, कलप्पम है जो तमिलनाडु के साइड है। ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियर सेंटर हैं। और सनलाइट एक तरीके से मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे अर्थ के लिए। ठीक है, जो सबसे बड़ा एक तरीके से ऊर्जा का परंपरागत सोर्स है। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को एक तरीके से नॉन कन्वेंशनल एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछ देता है कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी किसको बोलते हैं? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को ही बोलते हैं। ठीक है, गैर परंपरागत ऊर्जा का सोर्स है पृथ्वी पर उपस्थित वह संसाधन जिसका भंडार सीमित नहीं है एवं वो खत्म होने पर पुनः पूरित नहीं किए जा सकते, या पुनः पूरित करने में उन्हें कई हजार सालों का वक्त लगता है। ठीक है, जैसे कि कोयला या कोल बोलते हैं इसको, क्रूड ऑयल हो गया और गैस हो गया। ठीक है, इसको नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं, जिसको कि एक तरीके से कन्वेंशनल एनर्जी, याद करिएगा ऐसे नहीं, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को नॉन कन्वेंशनल एनर्जी ऑफ सोर्स बोलते हैं। ठीक है, और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को कन्वेंशनल एनर्जी बोलते हैं। दोनों का नाम हल्का सा डिफरेंस है, कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों करके पूछ सकता है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के एग्जांपल बताइए। ठीक है, आईएफ मैरिन रिसोर्सेज या जलीय संसाधन की तरफ चलते हैं। ठीक है, इसमें भी आप देखेंगे जैविक संसाधन है और अजैविक संसाधन है। ठीक है, जैविक संसाधन या मैरिन इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। कौन कौन सी इसमें चीजें शामिल है? एल्गी, आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा होगा एल्गी के बारे में, या कभी आप लोग किसी नदी या झील के पास जाते हो तो ऊपर जो ग्रीन कलर की लेयरिंग जमी थी उसी को एल्गी बोलते हैं। ठीक है, प्लैंकटन भी है, जू प्लैंकटन ऊपर, अगर आप मैरिन इकोसिस्टम को अगर पढ़े होंगे या जानते होंगे तो आप इकोसिस्टम के बारे या मैरिन के बारे में आप जानते हो। ऊपर वाले में प्लैंकटन और नीचे जू प्लैंकटन पाए जाते हैं। ठीक है, वेल्स हो गया, जेलीफिश हो गया, ये एक तरीके से जैविक संसाधन है। जैविक संसाधन इन द सेंस बायोटिक रिसोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं मैरिन इकोसिस्टम का। और अजैविक संसाधन में क्या क्या चीजें शामिल है? वाटर एक तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट अजैविक संसाधन है, एक तरीके से जलीय संसाधन मैरिन इकोसिस्टम में। ठीक है, मिनरल है, ठीक है, खनिज जिसको बोलते हैं, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है। ठीक है, पेट्रोलियम मैंने जलीय संसाधन में क्यों लगाया? क्योंकि आप देखेंगे नदी घाटियों में पाए जाते हैं, और आप देखेंगे इंडिया में बॉम्बे हाई में पाई जाती हैं, और एक तरीके से नेचुरल गैस ओशियंस में ही पाए जाते हैं। ठीक है, ये चीजें मैं हल्का सा इरेज कर देता हूं, आप लोग इस चीज को नोट कर लीजिएगा। ठीक है,
आप लोग लिख लीजिएगा जैविक संसाधन, ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, फूड वेब है, प्लांट है, एनिमल्स है, ठीक है। इसको नोट डाउन करें। उसके बाद मैं न्यूक्लियर एनर्जी सेंटर के बारे में बता दे रहा हूँ, फिर उसके बाद खनिजों के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो आइए कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कुछ चीजें नोट कराई है। वो चीजें आपको मैंने पीछे नोट कराई, उसमें मैंने कन्वेक्शनल और नॉन कन्वेक्शनल या रिन्यूएबल सोर्स या एक तरीके से नॉन रिन्यूएबल या पारंपरिक ऊर्जा स्रोत या गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, उन दोनों के अंतर को आप लोग समझिएगा, ठीक है। लेक्चर को गो थ्रू करिएगा। उसके बाद जो चीजें हैं मैंने उसमें जो सनलाइट किस में है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, टाइडल एनर्जी क्या है और पेट्रोलियम किस में आता है, ये चीजें क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ठीक है। आदमी कंफ्यूज हो जाता है या स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है करने में, ठीक है। उन चीजों को आप लोग देखिएगा। तो आइए, इंडिया में जो न्यूक्लियर सेंटर है वहां से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, ठीक है। तारापुर एक तरीके से भारत में पहला परमाणु रिसर्च सेंटर था जो बनाया गया, तारापुर महाराष्ट्र में, ठीक। रावत भाटा कहाँ पे है? राजस्थान। कैगा कहाँ है? कर्नाटका। और काकड़पाड़ा गुजरात में है। नरौरा उत्तर प्रदेश, ठीक। और कुंडमकुलम तमिलनाडु। कलपक्कम चेन्नई, ठीक है। इन 7 सेंटर को आप लोग जरूर याद करिएगा क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को नोट कराया है। और एक जियोथर्मल एनर्जी सेंटर या एक तरीके से भूतापीय ऊर्जा केंद्र बता सकते हैं, 2 जगह कहाँ पे इंडिया में। एक तरीके से मणिकरण हिमाचल प्रदेश, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, ठीक है। सीडीएस हो चाहे यूपीएससी हो, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। और पूगा घाटी या पूगा वैली लद्दाख, ये 2 सेंटर है। क्वेश्चन पूछेगा कि इंडिया में ऐसे कौन से 2 सेंटर हैं जहां पे भूतापीय ऊर्जा केंद्र है इंडिया में। ऑप्शंस में होंगे मणिकरण हिमाचल प्रदेश, पूगा वैली लद्दाख। क्वेश्चन पूछ देगा पूगा वैली किस स्टेट में है या मणिकरण किस स्टेट में है, ठीक है। इन चीजों को आप लोग नोट डाउन करिएगा। उसके बाद हम खनिज संसाधन के बारे में कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। खनिज संसाधन एक तरीके से आप जानते हैं कि मेटल और नॉन मेटल खनिज संसाधन, ठीक है। धात्विक और अधात्विक 2 होते हैं, ठीक है। धात्विक में कौन कौन से आएंगे? आयरन, कॉपर, निकिल, टंगस्टन और बॉक्साइट। बॉक्साइट एक और है, मैंने इसलिए लिखवाया क्योंकि इससे एल्युमिनियम एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करके एलिमेंट निकाला जाता है, ठीक है। आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी चीजों को पढ़ा होगा। अधात्विक खनिज जिसको नॉन मेटल बोलते हैं, ठीक है। इसमें कार्बन, कैल्शियम कार्बोनेट, ग्रेनाइट, बेसाल्ट। ग्रेनाइट बेसाल्ट का मतलब समझ रहे हैं आप लोग मैं जब पढ़ाऊंगा अभी जो मॉर्फोलॉजी जब पढ़ाऊंगा उसमें आप देखेंगे जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है, जो अंदर का मैग्मा जब अर्थ सरफेस पे आता है उसी से एक तरीके से ग्रेनाइट चट्टान बनते हैं, बेसाल्ट लावा बनता है, ये सब चीजें, ठीक है। तो आइए 1 बाय 1 हम आयरन, कॉपर, निकल के कुछ सेंटर को देखेंगे इंडिया में कहाँ कहाँ ये चीजें फेमस है, ठीक है। इन चीजों को नोट डाउन करिए। तो आइए कुछ खनिज है जो भारत में डिफरेंट स्टेट्स में पाए जाते हैं उनके बारे में कुछ पढ़ते हैं। भारत में खनिज उसका उत्पादन क्षेत्र, ठीक है, कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं। आयरन, ठीक। आयरन आप जानते हैं कि आयरन के 4 प्रकार है, लोहे के 4 प्रकार है। कौन कौन से? हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, सिरेटाइट है, लिग्नाइट। इसके 4 प्रकार में क्यों बांटा गया? आयरन कंटेंट के हिसाब से इसमें बांटा गया, किसमें कितनी मात्रा है लोहे के, ठीक है। एलिमेंट मिक्सर ऑफ एलिमेंट है इसमें, ठीक है। तो सबसे बढ़िया अगर देखा जाए तो हेमेटाइट होता है, ठीक है। सबसे बढ़िया क्वालिटी अगर लोहे की होती है तो हेमेटाइट। लेकिन भारत में जो बहुत आता है या तरीके से बहुत बड़ी मात्रा में जो पाया जाता है या यूज किया जाता है वो है मैग्नेटाइट, ठीक। भारत में उत्पादन या उत्पादित क्षेत्र जो है उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, कर्नाटका है, झारखंड है, एमपी भी कुछ क्षेत्र है, ठीक है। मयूरभंज और केंद्रमुखी। मयूरभंज कौन सा? लोहे की खान जो बोलते हैं जिसको, उड़ीसा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है आपको, मैं 2 कॉलम में करके पूछ देगा, एक तरफ उड़ीसा लिख देगा, एक तरफ उसके साइट्स लिख दिए जाएंगे, ठीक है। जब भी आप पेपर उठाएंगे यूपीपीएससी का तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बने हुए हैं, ठीक है। केंद्रमुखी बहुत इंपॉर्टेंट साइट है कर्नाटका की, एक तरीके से प्राचीन समय या एक तरीके से मध्य भारत में भी आप देखेंगे केंद्रमुखी खान बहुत फेमस रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से जो लोहे निकालते थे, लोहे का जो निर्यात किया जाता था मार्गोवा पोर्ट, ठीक है। कहाँ पे है ये मार्गोवा पोर्ट? ये गोवा से, यहां से निकालकर गोवा के पोर्ट से इसको निर्यात किया जाता है, ठीक है। ये पश्चिमी कोस्ट पे मिलता है, ठीक है। हेमेटाइट का संचित भंडार भारत में किन किन राज्यों में है, ठीक है। उड़ीसा, झारखंड, एमपी, आंध्र प्रदेश और कुछ भाग कर्नाटका में भी है, ठीक है। आप देखेंगे धारवाड़ की चट्टान, आप जब मैं शैली में पढ़ाऊंगा या रॉक सिस्टम जब पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा, धारवाड़ चट्टान पढ़ाऊंगा, कुडप्पा पढ़ाऊंगा, विंध्यन पढ़ाऊंगा, द्रविड़ पढ़ाऊंगा। एक तरीके से अलग अलग काल में एक तरीके से ये चट्टानें बनी हुई है, ठीक है। और इनके संगठित और असंगठित कार्बन या रासायनिक रूप से इनका संचित भंडार है यहाँ पे, ठीक है। वो चीजें देखने को मिलेगी। धारवाड़ एक तरीके से कर्नाटका में स्थित है, वो भी एक तरीके से लोहे के खान के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। तो आइए मैग्नीज एक और इंपॉर्टेंट धात्विक खनिज उसके बारे में पढ़ते हैं। भंडार के अगर मायने में अगर देखा जाए तो 5वें स्थान पर है मैग्नीज, ठीक है।
अगर भंडार के रूप में देखा जाए तो भारत एक तरीके से 5वें स्थान में विश्व में आता है। इसके इंपॉर्टेंट साइट कुछ पढ़ लेते हैं। एमपी, इसको मध्य प्रदेश बोलते हैं। एमपी में बालाघाट ले लीजिए, छिंदवाड़ा लीजिए, मंडला लीजिए, बिलासपुर कटनी जिसको बोलते हैं छत्तीसगढ़। ठीक, ये मैंने अलग से लिखवाया क्योंकि छत्तीसगढ़ भी एक, बिलासपुर छत्तीसगढ़ या बस्तर का इलाका जो है छत्तीसगढ़ में। और जबलपुर, जबलपुर आप सब जानते हैं एमपी में है। ये चीज आप नोट करिएगा कि बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। ठीक है, उड़ीसा में क्या कौन कौन से साइट हैं? क्योंझर है, सुंदरगढ़ है और कालाहांडी। ये चीजें नोट करिएगा उड़ीसा के साइट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र में नागपुर है और रत्नागिरी। ठीक, इन चीजों को नोट करिए। कर्नाटका में कुछ साइट हैं, बेलगांव, बेल्लारी चित्रदुर्ग जिसको बोलते हैं, शिवमोगा, चित्रदुर्ग और चिकमंगलुरु। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट साइट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से बहुत बनते हैं, इसलिए मैंने चीजों को लिखवाया। हालांकि अभी के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। अगले लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट खनिज और हैं, उसको मैं कराऊंगा। उसके बाद इस चैप्टर से जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस है, ठीक है, मैं घटना चक्र से कराने की कोशिश करूंगा जितना संभव हो सकेगा, जो भी इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, क्योंकि अभी आप देखेंगे बीपीएससी का एग्जाम प्रीलिम्स सितंबर में होने वाला है, उसके लिए मैं एक तरीके से स्पेशल बिहार स्पेशल की क्लासेस चलाऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों ने इन चीजों को नोट किया होगा। अगर ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भेजिए जो तैयारी करते हैं। और इसके बाद मैं अगले लेक्चर में इसको पूरा चीजें जो छुट्टी उसको कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, आई होप ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।